भारत माता की, भारत माता की। अभी इन्होंने चलते जो लुधियाना में आए इन यूनिफॉर्म, इन्होंने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन होनी चाहिए। ये उस टाइम से इन्होंने किसी चीज से परहेज नहीं किया, जो अपने विचार थे व्यक्त किए हैं। खड़े हैं सैनिकों के साथ, उस टाइम भी खड़े थे, अब तो खड़े ही खड़े हैं। अब अन्ना जी के भी साथ में खड़े हैं। हमारी शक्ति है कि ये सब लोग हमारे साथ हैं और हम आगे बढ़े। जिन्होंने अन्ना जी से दगा किया, जब वो वोट मांगने आते हैं तो उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको हमने वोट डाली है। इसलिए कहते हैं अन्ना जी, जैसे कहते हैं राइट टू रिजेक्ट, ये हमारा हक है, लाना है। जब तक राइट टू रिजेक्ट नहीं होगा, हम ऐसे लोगों को इस गंदे सिस्टम से निकाल नहीं सकेंगे। भारत माता की, भारत माता की। 1 साल पहले लुधियाना में आए थे तो बदवा स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक पैर रखने की जगह नहीं थी। इतना भारी गठ था फौजियों का, साबका फौजियों का और विधवाओं का, जिनको इन्होंने सम्मानित किया। उस वक्त इन्होंने वादा किया था कि हम 1 रैंक 1 पेंशन लेकर रहेंगे। वो मुद्दा चल रहा है उनकी बदौलत, जो उन्होंने सरकार के साथ उठाया था, और अब भी वो इसके ऊपर चल रहे हैं। मैं इनको अभी दरखास्त करता हूं कि अभी आप एक स्थान पे रैली करके पूरे पंजाब की, एक लुधियाना में, एक माझा एरिया में रखिए, हरियाणा में रखिए, और स्थान स्थान पे जय जवान जय किसान रैली करें तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपके पीछे कितने भूतपूर्व सैनिक। तो मैं आज इनका हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं कि आपने इतना कीमती समय निकाल करके, आप भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं। आप एक इसके बाद दिल्ली में एक मोर्चा लगाएं और तब जाकर एक पार्टी का नाम दें, और जरूर नाम दें, तब जाकर आपका, क्योंकि हम फौजी लोग एक ईमानदारी से सर्विस करी है और ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे और ईमानदारी की हम सिफारिश करेंगे और हम हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद। हिंदुस्तान की दिशा और दशा सही मार्ग पर लाने वाले ऐसे बहादुर जनरल वी.के. सिंह साहब, कलम के जरिए देश को नई तस्वीर देने वाली शख्सियत संतोष भारतीय जी, डाइस पर मौजूद सारे हजरात, आज लुधियाना की धरती पर हम लोगों के आने का मकसद सिर्फ ये है कि किसी सूरत से देश में जो बदअमनी और भ्रष्टाचार फैली हुई है, इसका खात्मा हो, ताकि मुल्क में सुकून रहे, अमन रहे, इत्मीनान रहे। स्पीच या तकरीर या भाषण न हो करके यूं समझ लीजिए कि हम और आप एक दूसरे से वार्ता कर रहे हैं। ये फूल, ये माला, ये चादर, ये कोई माने नहीं रखता है अन्ना हजारे जी के लिए। बेकार है ये आपका सम्मान करना। अगर सही मानों में अन्ना हजारे जी के चहीते हैं आप, और मन में सही मानों में इनके लिए प्रेम की भावना है, तो सही इनका सम्मान उस वक्त होगा जब इतने नहीं, इससे कई गुना लुधियाना की धरती पर अन्ना हजारे की आवाज पर लब्बैक कहते हुए नजर आए। अन्ना हजारे जी का मिशन ये मिशन नहीं है कि आप मुझे माला पहना दें, आप शाल पोशी कर दें, दुशाला उड़ा दें। देश की तस्वीर बदलने के लिए निकले हैं, देश की दिशा बदलने के लिए निकले हैं, देश की दशा बदलने के लिए निकले हैं। हमें और आपको चाहिए कि ये हमारा एक मिशन है, हमारा आपका एक पैगाम है, और इसके अंदर जी तोड़ करके तन मन धन से हमें और आपको इसमें जोड़ने की जरूरत है। और आज हम एक हैं, हमारी आवाज को घर घर पहुंचना चाहिए, गली गली पहुंचना चाहिए। खाली अन्ना हजारे नहीं, अन्ना हजारे का कोई एक मैसेज लेकर के आ जाए तो वहां पर इतने लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए कि देश की जो राजधानी है दिल्ली में यह खबर हो जानी चाहिए कि अब टकराना नहीं गरीब की गुर्बत से, किसानों
की परेशानियों से, क्योंकि अन्ना हजारे जैसी शख्सियत ने आवाज दे दी है कि अब न कोई गरीब अपनी गरीबी से परेशान होगा, न कोई मजदूर, न कोई किसान अपनी परेशानियों से परेशान होगा, क्योंकि देश की बात लेकर के उस तरह से चले हैं कि जैसा कि आज के बहुत दिनों पहले यानी आजादी के दौर में महात्मा गांधी ने एक आवाज उठाई थी, उस युग के वो गांधी थे और उन्हीं के मार्गदर्शन को लेकर के इस युग के ये गांधी हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि हम तस्वीर के चक्कर में होते हैं, फोटो के चक्कर में होते हैं। हमें फोटो और तस्वीर में ना पढ़ करके सही तस्वीर उस दिन खिंचेगी अन्ना हजारे जी के साथ, जब अन्ना हजारे जी का मिशन पूरा हो जाएगा, अन्ना हजारे जी की तमन्ना पूरी हो जाएगी। अन्ना हजारे जी की ये मनोकामना नहीं है, बल्कि देश के लिए ये मनोकामना है कि हमारे देश के अंदर खुशहाली हो, हमारे देश के अंदर सुकून हो, हमारे देश के अंदर आम जनता की परेशानियों का खात्मा हो। अपने आप अन्ना हजारे का सम्मान हो जाएगा। अन्ना हजारे सम्मान आपसे चाहते हैं, मगर वो सम्मान ये चाहते हैं कि इस डाइस से आवाज जाए तो लुधियाना की हर गली में बुलंद हुई आवाज नजर आए। आज हमें और आपको चाहिए कि हर समय पर, हर पल में, हर वक्त में, हर टाइम में इनके कांधे से कांधा मिला करके इस मिशन के अंदर हम लोगों को सहयोग करते हुए देश की दिशा और दशा के लिए साथ देना चाहिए। अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं। हिंदुस्तान जिंदाबाद और अन्ना हजारे जी का मिशन जिंदाबाद। जब यात्रा जनतांत्रिक यात्रा के तौर पर लेके जा रहे हैं, उसके लिए हुए असी डिस्कस कर रहे थे, कल बात कर रहे थे वो हम लोग, तो वो बात ये थी कि जब से ये यहाँ पे आए हैं लुधियाना में, तो मैं, हमारे साथी हैं भारती जी, संतोष भारती जी जो एमपी रहे हैं, तो उनके साथ बात कर रहा था कि लुधियाना के वो चेहरे जो हम 11 बजे पीछे छोड़ आए हैं जलंधर बाईपास में, वो यहाँ नजर नहीं आ रहे। आपको इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि वो लोगों ने आपका एहतराम किया, वो लोग आपके खैर मकसद के लिए आगे आए। उसके बाद जो चेहरे हमने जो सिविल हॉस्पिटल में और जो शहीदी स्मारक पे यहाँ पे कूका लहर के 2 शहीद हुए हैं, वहां पे पीछे छोड़े, वो चेहरे यहाँ पे नहीं। आगे हमने यहाँ से प्रस्थान करते हुए क्वालिटी चौक शिमलापुरी जाना है, तो ये चेहरे मेरे ख्याल यहीं रह जाएंगे, चंद चेहरे वहां पे जाएंगे, वहां पे 1,500 लोगों का वहां पे इकट्ठा आपको मिलेगा। जिस हिसाब से साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने कहा था, गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, तो उन्होंने कहा यू हैव थ्रोन मी आउट ऑफ ट्रेन, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ माय कंट्री। और अन्ना जी का नारा है आई विल थ्रो आउट करप्शन फ्रॉम दिस कंट्री, जो आज हमारे देश में देश को जकड़े बैठी। समझ में नहीं आता कि इन बड़े बड़े लीडरों का पेट कितना बड़ा है, भरता ही नहीं है। आगे कभी करप्शन कभी सुनी नहीं जाती थी, जब हम छोटे होते थे तो उसने 2 लाख कमा लिया, अब कितना है, इतने 1000 रुपए की करप्शन। जरूरत थी वक्त की, और वक्त की जरूरत को पहचानते हुए एक पुराने फौजी ने ये पीड़ा उठाया कि मैं इस देश से करप्शन और बदहाली हटाकर रखूंगा। 2 लफ्ज में अन्ना जी, सारा देश आपके साथ है, ये मत समझिए क्योंकि यहाँ हम लोगों को पता बहुत बाद में लगा कि आप तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए बहुत हजूम से हम नहीं आ सके, पर सारा देश आपके साथ है, सब लोग आपके साथ हैं। आप कदम आगे बढ़ाइए, हमें रास्ता दिखाइए, हम लोग सभी आपके पीछे चलेंगे और ये इस देश को करप्शन फ्री, कोई हर आदमी को रोटी कपड़ा मकान मिलेगा और करप्शन से दूर आप ले जाएंगे, ऐसा हमारे मन में विश्वास है। एक बार फिर आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया, और गुलवंत जी का, मेरे बरखुरदार का हमें यहाँ बुलाने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लुधियाना के बहुत सारे जागरूक में से कुछ लोग जो आप लोग यहाँ पर हैं, मैं बैठे हुए सोच रहा था कि गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल का काम है, और मेरे दिमाग में
इतिहास के कुछ पन्ने आ रहे थे। जब माओ से तुंग ने गरीबों की लड़ाई शुरू की तो उनके साथ सिर्फ 3 साथी थे। रूस में जब गरीबों की लड़ाई लेनिन ने शुरू की और उनके साथी समझाने जाते थे किसानों को कि अपनी बदहाली के खिलाफ खड़ा होना है या लड़ना है, तो जो किसान, गरीब किसान जिसके लिए लेनिन लड़ाई कर रहे थे, वो जैसे हमारे यहाँ हल चलते हैं वैसे वहाँ भी चलते थे, और जिस चमड़े से बैल को मारते हुए चलाते हैं उस चमड़े से उन कार्यकर्ताओं को पीटते थे जो उनको बतलाने जाते थे कि तुम अपनी जहालत के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, शोषण के खिलाफ लड़ो। बापू का जिक्र भी आपने किया। गांधी जी जब देश घूमने के लिए निकले गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा कि देश के लिए कुछ करना है तो पहले इस देश को जानो। उन्हें लोगों ने कहा कि इस तरह घूमने के बाद कुछ हो सकता है क्या? अंग्रेज कभी नहीं जाएगा, उसके राज में कभी सूरज डूबता ही नहीं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग थे, आपके पंजाब के भगत सिंह जी थे, महाराष्ट्र के राजगुरु थे, अशफाक साहब थे, यूपी के हर प्रदेश में कोई न कोई था जो आज़ादी के लिए मचल रहा था और जिसने अपनी जान दी। किसी ने फांसी के फंदे पर चढ़ के और किसी ने चंद्रशेखर आजाद की तरह से गोलियां खा के। अन्ना ने सोचा होगा कि मैं इस देश के लिए लड़ूंगा। अन्ना ने जब अनशन किया सारा देश खड़ा हो गया, और ये उस दौर की बात है जब लोग ये कहने लगे थे कि भ्रष्टाचार शिष्टाचार हो गया है। भ्रष्टाचार को कानूनन एक कानून बना देना चाहिए कि आप अगर जितना पैसा लेते हैं घूस में, उसके ऊपर टैक्स दीजिए तो वो वाइट हो जाएगा। ये हमारे बीच में हम लोग आपस में बात करते थे। और उस समय एक ऐसा आदमी जिस 1.5 पसली का आदमी, जिसकी तुलना अगर हिंदुस्तान के नेताओं में किसी से की जा सकती है तो सिर्फ लाल बहादुर शास्त्री से की जा सकती है। ऐसा शख्स खड़ा हुआ और खड़े होकर के उस शख्स ने इस देश की आत्मा को झकझोर दिया। इतना झकझोर दिया कि हर गली कोने में लोग खड़े हो गए। इस तरह से खड़े हुए कि जो अन्ना के पास नहीं रामलीला मैदान जा पाए, उन्होंने अपने मोहल्ले में प्रभात फेरियां शुरू। लोग खड़े हुए और मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तान के लोग उतनी ही जल्दी सो भी जाते हैं। अगर उठते हैं तो शेर किस तरह, और जब सोते हैं तो बिल्कुल गीदड़ की तरह से। कुछ हालात वैसे ही हो गए और इसीलिए अन्ना जी और जनरल वीके सिंह दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं लोगों को जगाने के लिए। मैं गुरुवन जी से कह रहा था कि आपने इतनी लड़ाई लड़ी, लुधियाना ऐसा है, लुधियाना वैसा है, लुधियाना में किस तरह लोग सोचते हैं, इसी के लिए अभी मैंने पूछा इतने लोग आए इसी के लिए आपने अन्ना को यहाँ बुलाया? इसके लिए फिर उनकी सीडी ले आते, आपको दिखा देते, आप जितने लोग सोचने समझने वाले अपने को अन्ना से जोड़ लेते। गुरुवन ने कहा कि नहीं, आप लोग समय के से 2, 4, 10 मिनट आधे घंटे पहले चल रहे हैं। इसका मतलब कि हमने ये मान लिया है कि कोई नेता या कोई भी व्यक्ति जिससे आप बात करना चाहते हैं वो अपने समय से 1 घंटे या 2 घंटे ले आएगा ही आएगा। इसलिए 1 घंटे हम बात निकलने का सोचते हैं और 1 घंटे के बाद वो आता है। कुल मिलाकर के उसे कुर्सियां भरी मिलती हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, अन्ना जी और जनरल साहब दोनों समय के पाबंद हैं। समय से पहले घड़ी देख के तैयार हो जाते हैं और वैसे ही अपने प्रोग्राम में पहुंचते हैं। अब इस परेशानी को लेकर के हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए मैं गुरुवन जी से ये कह रहा हूं कि अगर इतने ही लोगों को मिलना है, आपने बीच के 2 शहरों का हक मार दिया है, उसका आपको दंड देना पड़ेगा। आपसे पहले के 2-3 प्रोग्राम इन्होंने कैंसिल कराए इसलिए कि लुधियाना में लोग बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, नहीं कि आप पहले आ जाओ, आप ज़्यादा टाइम दो। गुरुवन जी जिस तरह से लुधियाना की वकालत करते रहे अन्ना जी के सामने, खासकर जनरल साहब के सामने,
मेरा ये मानना है कि लुधियाना के लोग उस वकालत का मान रखेंगे और जब लड़ाई का अगला दौर शुरू होगा, अन्ना ने एक घोषणा की है, आपके कानों में टेलीविजन के जरिए से शायद आई हो। अन्ना ने कहा है कि हम दिल्ली में जन संसद बुलाएंगे। हमको नहीं पता कि उसमें 1000 लोग आएंगे जैसे यहाँ पर लोग अभी आए, या उसमें 10,000 लोग आएंगे, या 1 लाख आएंगे, या 1 करोड़ आएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सारे देश में लोगों से ये कहूँगा कि अगर राजनीतिक दल गरीबों के लिए, अगर राजनीतिक दल, सारे राजनीतिक दल जो सत्ता में हैं और जो सत्ता में नहीं है, लेकिन जो इस लोकसभा में जाना चाहते हैं, क्योंकि अन्ना जी का और जनरल साहब का ये मानना है, मेरे जैसे बहुत सारे छोटे लोगों का भी मानना है जो पत्रकार हैं, जो लिखते पढ़ते हैं, कि ये संसद संविधान के खिलाफ काम कर रही है। और इस संसद में जितने लोग बैठे हुए हैं, जो जा रहे हैं, वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि संसद संविधान के खिलाफ संस्था नहीं, संसद में बैठे हुए लोग वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। संविधान ने जितनी चीजें लिखी उसके खिलाफ इस संसद में बैठे हुए लोग काम कर रहे हैं। इसलिए अन्ना हजारे जी ने जो बात कही वो हम सब लोगों को छू गई। इस व्यवस्था को बदलो, ऐसी संसद बनाओ और ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें कोई संविधान के खिलाफ काम कर ही न सके। ऐसा माहौल दो ताकि वो भ्रष्टाचार करने से पहले 1000 बार सोचे। ऐसा माहौल दो, ऐसा वातावरण बनाओ ताकि जन लोकपाल जैसा बिल आए। और अन्ना ने उस समय लोगों की ताकत देश के सामने साबित कर दी। सारा देश खड़ा हो गया और अन्ना और आप लोगों की वजह से जो लोग खड़े हुए थे, इस संसद को रात में 12 बजे प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास करना पड़ा कि हम जन लोकपाल लाएंगे। प्रधानमंत्री को खत लिखकर अन्ना को आश्वासन देना पड़ा कि मैं आपकी मांगों को मानूंगा और इनको कार्यरूप में परिणत करूंगा। पर अफसोस प्रधानमंत्री भी झूठा निकला और ये संसद भी झूठी निकली। दोनों ने अन्ना जी को धोखा दिया। और अन्ना जी को धोखा नहीं दिया, फकीर को धोखा देने से क्या होता है? अन्ना को धोखा देने से कोई अन्ना का राजपाट नहीं चला गया, अन्ना की संपत्ति नहीं चलेगी। उन्होंने इस देश को धोखा दिया और जो देश को धोखा दे उसे गद्दार कहते हैं। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि एक बार फिर इस मुल्क के लिए खड़े होने का वक्त आ गया है। आप में से जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो पत्रकार हैं, जो कवि हैं, जो सेना से निकले हुए लोग हैं, सबको मैं ये शपथ दिलाने, कसम दिलाने आया हूं, ये मुल्क का सवाल है। ये इस राजनीति में रोटी इधर से उधर पलटने का सवाल नहीं है। ये सवाल इस मुल्क में एक नई सियासत शुरू करने का सवाल है। अवाम की सियासत, लोगों की सियासत, लोगों के हाथ में सत्ता, लोगों के हाथ में निर्णय की ताकत। और जब तक वो नहीं होगा तब तक न भ्रष्टाचार खत्म होगा, न महंगाई जाएगी, न बेरोजगारी जाएगी। आपकी थाली का निवाला छीनने का गुनहगार ये सिस्टम है, जिस सिस्टम में लोकसभा और विधानसभा में बैठे हुए लोग हैं। और अगर ये सिस्टम नहीं बदला तो इस देश में अराजकता आएगी, इस देश में खून खराबा होगा, इस देश में बगावत होगी। और उसको इनवाइट करने का काम, उसको निमंत्रित करने का काम सत्ता में बैठे लोग और जो विपक्ष के नाम पर जनता को धोखा देते हैं, दोनों इसमें शामिल हैं। इसलिए इस पूरे निजाम के खिलाफ खड़े होने का वक्त आ गया है। मैं बस इस विश्वास के साथ आपके यहाँ से जाता हूँ। मैं बहुत साधारण लिखने पढ़ने वाला आदमी हूँ, अखबार की दुनिया का आदमी हूँ। मुझे होना वहाँ चाहिए था जहाँ के हमारे साथी लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे लगा कि वक्त सिर्फ हाथ में कलम कागज से लिखने का नहीं है, उससे 2 कदम आगे जाने का है। नहीं तो इस मुल्क में जो खून खराबी होगी, जो घमासान होगा, और गरीब जब अपना हाथ बढ़ा के छीनेगा तो उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों से भी छीनना हो जाएगा जिन लोगों से छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अराजकता की स्थिति होगी। ये राजनीति के नहीं समझ रहे हैं, इन्हें मत समझने दीजिए, लेकिन आप समझ करके खड़े होइए ताकि अन्ना हजारे का वो सपना
जो बापू ने 1947 में देखा था और 48 में अपनी जान देते समय जो उनकी आंखों में सपना था, उस सपने को पूरा करने का जिम्मा आप सबके ऊपर है। जलियांवाला बाग में जिन्होंने शहादत दी, उनकी आंखों में देखा हुआ सपना जब उन्होंने अपनी जान दी होगी इस देश के लिए, उसको पूरा करने का आज आपके ऊपर उन्होंने जिम्मेवारी डाल रखी है। मेरी गुजारिश ये है, उस जिम्मेवारी से भागिए मत। सोचने समझने वाले कुछ लोग होते हैं, पीछे चलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए अगुआ बनिए। और जो सबसे बड़ा अगुआ हमारा है अन्ना हजारे, उसका साथ देने की कसम खाइए। इस गुजारिश के साथ मैं आप सबको जय हिंद। भारत माता की गुरुआ पीरा पैगंबरां दी पावन ते पवित्र धरती के उत्ते साडे बहुत ही सत्कारयोग अन्ना हजारे जी, परम सत्कारयोग जनरल साहब जनरल वीके सिंह जी, जिन्हों ने पहला देश के बाहरले दुश्मनों के नाल लड़ाई लड़न दे लई अपना जीवन लगाया, हुण देश के अंदर के दुश्मनों के नाल लड़न दे लई साडे विच आ खलोते ने। अन्ना हजारे जी की विचारधारा नूं, उन्हां दी मुहिम नूं अगे लेके आए ने। मैं एक गल जरूर कहनी चाहांगा इस मंच के माध्यम तो कि सूचना का अभाव सीगा। असीं लोग भी जलंधर सी, जलंधर तो पता लग्या जदों कि माननीय अन्ना हजारे जी लुधियाना आए ने तां कार्यक्रम लौली प्रोफैशनल यूनिवर्सिटी चों छड्ड के मैं ते गुरमीत कुलार जी, के सेठ जी असीं आए। मलिक साहब एक आश्वासन जरूर देना चाहांगा लुधियाना वालों कि जेकर लुधियाने दे विच थोड़ा जिहा अंदोलन चैनलाइज होया होता तो यह संख्या 50,000 के उत्ते होनी सी। मैं गल दावे नाल कहना और तुहानूं विश्वास दिलाना, यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जिहदे हॉल के अंदर बैठे हैं 2500 इंडस्ट्रिस्टां दी यूनियन है। किसी नूं जे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हुई होती तो शायद इत्थे नज़ारा होर होंदा, लेकिन असीं ये दोष अपना मनते हैं। करबद्ध तुहाडे तों क्षमा प्रार्थना मंगते हैं समुचे अपने सारे साथियों वालों। जे कोई कमी रह गई तो असीं उसको महसूस करते हैं, लेकिन एक गल जरूर कहांगा कि जिहड़ा तुहाडा विचार है, विचार साडी ताकत है। असीं इस विचार नूं लैके इस भ्रष्टाचार रूपी दानव नूं नष्ट करन दे लई तुहाडे नाल कंधे नाल कंधा ला के जिथे तुसीं कहोगे लुधियाना का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान अपने प्राण उत्सर्ग करने तो भी पीछे नहीं होएगा। किसी शायर ने कहा, उठो उठो की चाहे सो पुकार ही पुकार है, उठो उठो की चाहे सो पुकार ही पुकार है। जमी को रौंदते हुए, सबों को चीरते हुए, तुम बड़े चलो ये वक्त की पुकार है, ये वक्त की पुकार है। अन्ना जी आप आगे बढ़ो। संख्या की बात नहीं, बात विचार की है। और आपका विचार, हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये संकल्प लेते हैं, खुद मिट जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन आपके विचार को बदलने नहीं देंगे, आपके विचार को आगे बढ़ाएंगे और ऐसी गलती लुधियाना के लोग आगे से नहीं दोहराएंगे। अगर आप आएंगे तो आपको लगेगा कि लुधियाना में कितना जोश है। ये बात कहने की नहीं है, लोड़ पई तब जिंदगी लेखे भ्रष्टाचार के विरोध ला जाएंगे, करके हकीकत में हकीकत वांगू दिखा देंगे। अगर जब भी समय आया तो लुधियाना के लोग ये दिखा देंगे। मैं अंत में आपका एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए आपके जो विषय है उनके बारे में सब वक्ताओं ने अपनी अपनी राय रखी। मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लुधियाना को कमजोर करके आंका जा रहा है। लुधियाना कमजोर नहीं है। लुधियाना के लोग जब उठेंगे तो अन्ना जी पूरे देश में सबसे आगे निकलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और एक ही बात से अपना करूंगा, हमारी भूल को क्षमा करते हुए आप हमारे सर पे हाथ रखेंगे। किसी ने कहा है, रख दिया जो आपने शीश पे हाथ, जो लगा जैसे धरा को गगन में लगाया। और हम ये महसूस करेंगे, कर रहे हैं
कि देश की गरीब जनता, भोली भाली जनता जो नेताओं के भ्रष्टाचार का शिकार हो रही है, उसके सर पे आपने हाथ रखा है। आज ये लोग ऐसा अनुभव करते हैं जैसे उनको आसमान मिल गया हो। आपकी गणना तो आसमानों में होगी। अन्ना जी, यही कहते हुए एक बार पुनः आपको आश्वस्त करूंगा और 2 जय घोष के नारे लगाऊंगा। बुलंद आवाज में उत्तर देकर हमें उत्साहवर्धन करना है कि मन्ना का भारत माता की, भारत माता की, बोले सो निहाल। सबसे पहले मैं, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने कई लोग अपने मेडल्स लगा के बैठे थे, उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, सेना एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर हम लोग जब ज्वाइन करते हैं, जब भर्ती होते हैं, तब एक बॉन्ड साइन करते हैं। उस बॉन्ड में लिखा होता है कि हमको जहां भेजा जाएगा हम वहां जाएंगे, जिस रास्ते से भेजा जाएगा उस रास्ते से जाएंगे, और हमको जो काम दिया जाएगा उसको हम करेंगे, चाहे उसके अंदर हमारी जान तक हो। कोई और प्रोफेशन नहीं है जिसमें आप अपनी जान के लिए साइन करें। कोई है तो बताइए? कोई नहीं। सिर्फ एक प्रोफेशन है, वो है फौज का, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी। और इसीलिए जब सब कुछ फेल हो जाता है तो हम सेना को बुलाते हैं। जब कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं पर भूचाल आता है, जब बाकी सब तरह के तंत्र फेल हो जाते हैं, तब हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि सेना को बुलाओ, वो आकर ठीक है। होता है कि नहीं? कॉमनवेल्थ में जब ब्रिज गिरा तो किसको बुलाया गया? सेना को बुलाया गया। और कितने दिनों में बनाया उन्होंने? 3 दिनों। तो इस तरीके के जो लोग हैं, जो हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि समाज बदलने के काम के अंदर वो आगे बढ़ेंगे और बाकी लोगों को इसके साथ जोड़ेंगे। देखिए, एक आदमी बोल रहा भारत माता की, देखिए सब चुपचाप बैठे हैं, तो लगता नहीं कि या तो आप खाना खाकर नहीं आए या आप सो गए। भारत माता की, भारत माता की, ताकत बदल दो, ताज बदल दो, भाई माता दा। मैं उम्मीद करूंगा हमारे सब पूर्व सैनिकों से, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं। देखिए, हमारा देश जो है बहुत हिस्टोरिकली, इतिहास के पन्नों में सामंतवादी देश रहा है। हर एक आदमी को अपनी सियासत चाहिए, अपनी रियासत चाहिए, अपना घर चाहिए, अपनी सेना चाहिए, और इस चक्कर के अंदर हम देश को बांट देते हैं। उसी तरीके से हमारे पूर्व सैनिकों के भी 360 ऑर्गेनाइजेशन है इस देश के अंदर, और एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे के साथ बात नहीं करता है। इसी तरीके से बाकी समाज के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे सब पूर्व सैनिक अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की सामंतवादी नीतियों को छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलें और इस देश के लिए, ये देश के लिए इकट्ठे हों। क्योंकि याद रखिए, सबसे बड़ा धर्म है कि देश सर्वोपरि है, हमारे देश का हित सर्वोपरि है। जिस दिन आप ये सोच लेंगे अपने दिल के अंदर, उस दिन सब कुछ आप कर सकते हैं। तो हमेशा अपने मन के अंदर ये बैठा कर रखिए, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। देश सर्वोपरि है कि नहीं? हाथ उठाइए। भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, भारतीय सेनाएं जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बैठिए। आज और कल हमारे मीडिया भाइयों से बहुत मुलाकात हुई, काफी उन्होंने सवाल पूछे, तो मुझे एक वाकया याद आया जो किसी ने मुझे बताया था, और मैं अपने मीडिया भाइयों को खासकर बताना चाहूंगा। ये वाकया है रामचंद्र जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रामचंद्र जी जब
अयोध्या वापस आए तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले उनसे सवाल पूछा गया कि महाराज, आपने हनुमान जी को सीता को संदेश देने के लिए भेजा, लेकिन वो तो वहां पर अशोक वाटिका जलाकर चले आए, तो क्या आपकी टीम में मतभेद है? दूसरा उनसे सवाल पूछा गया कि क्योंकि वो अशोक वाटिका जलाकर चले आए, क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी की गई है? क्या उनके ऊपर कोई फॉरेस्ट एक्ट लगाया गया कि नहीं लगाया गया? और तीसरा सवाल उनसे पूछा गया कि आपने बाली के वध में गुपचुप काम किया, इसका मतलब यह है कि आप बाली को मारने की साजिश के अंदर शामिल थे। तो हमारे मीडिया के भाई जो है कई बार इस तरह के सवाल पूछते हैं, या तो हाइपोथेटिकल होते हैं या वो आगे की सोचते हैं, और उनका जवाब देना कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ना मैंने कल देखा है ना आपने कल देखा, कल क्या होगा किसको पता। इसलिए आज की सोचिए और आज की सोचकर आगे बढ़िए। और मैं सोचता हूं कि आज जो देश की हालत है, अगर हम उसके ऊपर सब विचार करें, उसको आगे ले जाने के बारे में सोचें, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे कारोबारी हो, चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हो, या सेवारत हो, या मीडिया का कर्मी हो, अगर हम आज के हालात पर विचार करके चलें तो मुझे यकीन है कि हमको इस चीज की अनुभूति होगी, इस चीज का एहसास होगा कि आज जो हालात हैं उनको बदलने की जरूरत है। पिछले 65 वर्षों के अंदर जो हमारा राजनीतिक तंत्र बना है वो ऐसा बना है कि उसने पूरे देश का एक तरीके से हुलिया बिगाड़ दिया। आज वोट के नाम पर हम धर्म पे बढ़ जाते हैं या बांट लिए जाते हैं, जाति के नाम पर बांट लिए जाते हैं, वर्ग के नाम पर बांट लिए जाते हैं, इलाके के नाम पर बांट लिए जाते हैं, और यहां तक कि एक परिवार को भी बांट दिया गया पार्टियों के नाम। देश कैसे चलेगा? मैंने आपको शुरू में सेना की बात बताई थी। सेना क्यों अच्छा काम करती है? आदमी तो वही है, आप ही के अंदर से जाते हैं सेना के अंदर, कोई बाहर से हम रिपोर्ट नहीं करते आदमी अपनी सेना के लिए। वो काम क्यों अच्छा करते हैं? वो काम इसलिए अच्छा करते हैं कि उनके अंदर एक संगठन की शक्ति है, और ये संगठन की शक्ति पैदा होती है उस भावना से जो मैंने आपको बताई कि हमारे देश का हित सर्वोपरि है। और दूसरी चीज जो सेना के अंदर पैदा होती है वो है कि वो बंटते नहीं। सेना के अंदर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर सब एक, कोई बटा हुआ नहीं। जो अफसर होता है वो अपने ट्रुप्स का रिलीजन फॉलो करता है, अपने ट्रुप्स का जो उसका रिलीजन है उसके ऊपर चलता है, और इसीलिए उनके बीच में तालमेल होता है। तो जिस दिन हम और आप इन राजनीतिज्ञों के कारण बंटना बंद हो जाएंगे, जिस दिन हम ये अपने मन में निश्चय कर लेंगे कि जो हमको बांटकर अगले 5 साल के लिए हमारा दुरुपयोग करना चाहता है उसको हम ये नहीं करने देंगे, तो मानकर चलिए इस देश की हालत बदल जाएगी, इस समाज की हालत बदल जाएगी। देखिए, मैं किसी राजनीतिक नेता की तरह नहीं हूं, फौज का पुराना सिपाही हूं, और मैं आपको ये राजनीतिज्ञों की तरह आपके सामने ये नहीं रखूंगा कि मैं आपके गांव तक सोने की सड़क बनवा दूंगा, अगर उसमें खड्डे पड़ गए तो उसमें चांदी भरवा दूंगा। ऐसे ही बातें करते हैं राजनीति। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर से भ्रष्टाचार मिटे, अगर आप चाहते हैं कि एक युवा को उसका हक मिले, बेरोजगारी हटे, अगर आप चाहते हैं कि महंगाई काबू में रहे, अगर आप चाहते हैं कि जो आज समाज के अंदर असमानता बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है क्योंकि 1990 के अंदर 50 जिलों के अंदर नक्सलवाद था, लेकिन आज की तारीख में 272 जिलों के अंदर नक्सलवाद, और ये बढ़ती चली जा रही है। अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा की नीति ऐसी हो जिससे
हमारा छात्र जब पढ़कर निकले तो उसके सामने कोई ऐसा विकल्प हो कि वो काम कर सके, हमारे किसानों को उनकी लागत पूरी मिल सके, उनका शोषण ना हो। अगर आप ये सब कुछ चाहते हैं तो आपको व्यवस्था के अंदर परिवर्तन लाना है, व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, उसके अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, तभी जाकर ये सब कुछ होगा। और इसीलिए जनतंत्र मोर्चा आगे आया है, खड़ा हुआ है, उसका निर्माण हुआ है कि उन सब लोगों को जोड़ सके जो इस देश को और इस समाज को ठीक दिशा में ले जाना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस योजना के अंदर सक्रिय रूप से भाग लें तो आप इस मुहिम के अंदर जुड़िए। और मैं उम्मीद करूंगा, जैसे कि कई लुधियाना वासियों ने बोला कि लुधियाना का शहर इस मुहिम के अंदर शामिल है, तो मैं इस चीज की उम्मीद करूंगा कि लुधियाना शहर से एक ऐसी आवाज निकले, एक ऐसी लहर निकले जो आसपास पंजाब के सब इलाकों के अंदर फैल जाए। और ये बदलाव की जो लहर है ये ऐसी हो जिससे कि बदलाव आए। जब तक हम सब मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। देश नारे लगाने से नहीं चलता। कई बार जब मैं नारे सुनता हूं, अन्ना जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अरे वो तो 75 वर्ष के, संघर्ष तो आपने करना। नारा आपका होना चाहिए कि हम संघर्ष करेंगे, आप हमारे साथ चलो। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके साथ चलेंगे, लेकिन संघर्ष आपने करना है, युवाओं ने करना है, उन सब ने करना है जो अपनी सोच के अंदर बदलाव के बारे में सोचते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि मेरा कहना सही है या नहीं है, अगर सही है तो अगले इतवार को अपने शहर के अंदर एक प्रभात फेरी निकालिए इतने लोगों के साथ कि दूर दूर तक पता चले कि लुधियाना के लोग क्या सोचते हैं। निकालेंगे कि नहीं? जुड़िए, सबके सब इसके साथ जुड़िए। देखिए, ये हम यात्रा कर रहे हैं, इस यात्रा का मतलब ये नहीं है कि आपसे आज बात करके हम चले गए। इस यात्रा का मतलब है आपके दिल के अंदर वो अलग जगानी है, आपके दिल के अंदर वो जागृति पैदा करनी है कि आप स्वयं अपने आप इस मुहिम के अंदर जुड़े और अपने साथ बाकी लोगों को जोड़े। और ये जोड़ने का काम इसलिए है कि ये आपकी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, अन्ना जी की लड़ाई नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं कि देश के अंदर एक बदलाव की जरूरत है जिससे हर आदमी का फायदा हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फायदा हो, अगर आप चाहते हैं आपके लिए हर चीज ठीक उस तरह से चले जिस तरह की एक गणतंत्र के अंदर, एक प्रजातंत्र के अंदर चलनी चाहिए, तो आपको इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि आज हमारा जो प्रजातंत्र है वो इस स्थिति में है कि उसको प्रजातंत्र कहना कई बार मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से एक के बाद एक घोटाले निकलते हैं, उनके पीछे 5-6 और घोटाले खड़े नजर आते हैं। बहुत है, कई चीजें ऐसी की जाती हैं जिसके अंदर ऊपर से बड़ा अच्छा दिखाई देता है लेकिन उसके पीछे कुछ और होता है। अब सोच कर चलिए, एक फूड सिक्योरिटी बिल पास हो रहा है, कहा जा रहा है कि हर आदमी को 2 रुपए के अंदर हम चावल देंगे, अनाज देंगे। तो जो किसान 12 रुपए के अंदर अनाज उगाता हूं, क्यों उगाएगा? वो कहेगा मुझे भी जरूरत नहीं है, मुझे 2 रुपए के अंदर मिलेगा। ये आएगा कहां से पैसा? आपकी जेब से आएगा, ऊपर से नहीं आएगा। वो जो काला धन हमारे देश के बाहर है वो नहीं आएगा वापस, ये आपकी जेब से आएगा। और इस जेब के पैसे को कहीं ना कहीं बीच के अंदर कोई खा जाएगा। तो ऐसी जो चीजें लागू होती हैं इनके बारे में सोचिए। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये मुहिम आपकी मुहिम है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। और इस लड़ाई के अंदर आपको इसलिए जुड़ना है कि इसमें आपका फायदा होगा।
आपका भला होगा, आपके बच्चों का भला होगा, आपके भविष्य का भला होगा। और अगर आप सोचते हैं कि मैंने जो अब तक कहा वो सही है, तो मैं चाहूंगा कि आप जनतंत्र मोर्चा.org के ऊपर जरूर जाएं। एक 25 सूत्रीय हमने उसमें इस मुहिम के लिए चीज रखी है कि किस तरीके से गांव का विकास हो, किस तरीके से बाकी चीजों के अंदर बदलाव आए, ताकि देश सही दिशा के अंदर चल सके और देश ऐसे कगार पे ना पहुंचे जहां लगता है कि कई बार उसकी बोली लग रही है। बहुत चीजें हो रही हैं जो देश के हित में नहीं है, लेकिन बाहर की विदेशी ताकतों के हित में। तो अगर आप इन सब को रोकना चाहते हैं तो आपको कमर कस के इकट्ठा होकर हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तैयार है? तैयार है? हरविंदर जी मानसौतों ने प्लीज वो स्टेज पे आ जाओ। मैं बेनती करूंगा गुरमीत कुलार जी, कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लों जी, प्लीज उन्होंने सम्मान चिन्ह असीं देना चाहते हैं। कर्नल दर्शन सिंह ढिल्लों जी बेनती करूंगा जो मंच पे आओ ते अपना सम्मान चिन्ह लैन। मैं बेनती करूंगा ज्ञान सिंह मंसू जी नूं जिहड़े लुधियाना आई तो साडे नाल जुड़े हुए ने, प्लीज। परिवर्तन लाना है तो शब्द और कृति को जोड़ना पड़ेगा, कथनी और करनी। जब तक कथनी और करने को नहीं जोड़ेंगे तब तक समाज का और देश का सही काम नहीं होगा। कथनी और करनी, इसलिए तो कबीर दास जी कहते हैं कथनी मीठी खांड सी, कथनी मीठी खांड सी, करनी मुश्किल होए। कथनी छोड़ करनी करे तो विष का अमृत हो जाए। कथनी छोड़कर करने की तरफ बढ़ जाते हैं तो विष का अमृत हो जाता है। ये मैं भाषण नहीं दे रहा, ये मेरे जीवन के अनुभव है। अभी जनरल साहब ने आपके सामने बताया, हम लोग पूरे देश का टूर करने के लिए निकले हैं। जालियांवाला बाग से हम लोग शुरुआत किया शहीद होने। ये निकले मतलब किससे कुछ मांगने के लिए निकले? कोई हम क्या पक्ष और पार्टी बनाना है? क्या हम सत्ता में जाने के लिए निकले हैं? ये सत्ता के लिए नहीं। अरे जीवन में व्रत लिया, जब तक जिएंगे समाज और देश के लिए जिएंगे, और जिस दिन मरेंगे समाज और देश के लिए मरेंगे। ये व्रत लिया, 26 साल की उम्र में व्रत लिया। इसलिए देश प्रेम के खातिर खतरा लग रहा था, शादी कर लो तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा, इसलिए सोचा शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार कायम है। खुद के घर में गया नहीं 40 साल, भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं, करोड़ रुपए की योजना अपनाई, कोई बैंक बैलेंस नहीं। राष्ट्रपति ने पद्मश्री, पद्म भूषण, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ अवार्ड दिए, लेकिन राष्ट्रपति ने पद्मश्री, पद्म भूषण ये अवार्ड दिया, लेकिन 55 लाख रुपए के मुझे कैश अवार्ड मिल गए, उसका एक ट्रस्ट करना रखा नहीं। उसका जो इंटरेस्ट आता है, ब्याज आता है, उसे हर साल 30-35 बच्चों की शादी कर देता हूँ, गरीब बच्चों को रखता नहीं। और आज जीवन में कुछ नहीं, लेकिन आनंद मैं अनुभव कर रहा हूँ, आनंद। अरे लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव करता हूँ मेरे जीवन में, कितना आनंद है। लोग जीते हैं आनंद के लिए, और बहुत से लोग एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती बोल के नींद के गोली लेकर सोते हैं एयर कंडीशन में। आनंद बाहर नहीं, आनंद अपने भीतर से मिलता है, और उस सेवा से मिलता है। सेवा में जन सेवा, मानव सेवा, ये भगवान की पूजा है। यही सभी संतों ने संदेश दिया। मेरा कहने का मतलब है, आज हम देश में निकले हैं घूमने के लिए, और इसलिए निकले हैं कि व्रत हम लोगों ने लिया है कि समाज और देश की भलाई। वैसे मैं महाराष्ट्र में, मुझे किसी प्रेस वालों ने क्वेश्चन किया
कि आप पंजाब में आए, देश में घूमेंगे, महाराष्ट्र में ये काम क्यों नहीं किया? मैं बोला अरे आपको पता नहीं होगा ये महाराष्ट्र में 1990 में मैंने शुरुआत किया करप्शन के मोमेंट 1990 और 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला, 6 विकेट चले गए करप्शन। 400 ऑफिसर चले गए घर करप्टेड लोग। 2 बार तो मुझे मर्डर करने की सुपारी दी मंत्रियों ने कि अन्ना को खत्म करना, 30 लाख रुपए की सुपारी 2 बार। तो मारने वाला था ना, वो बोला अन्ना के साथ में जो है ना उनको हम मारते हैं लेकिन अन्ना को नहीं मारेंगे क्योंकि वो अन्ना के आदमी है। मैं क्यों कहने जा रहा हूँ, देश में हम निकले कहीं किसी से कुछ मांगने के लिए नहीं, किसी से कुछ लेने के लिए नहीं, सिर्फ समाज और देश की भलाई ये सोचकर 26 साल की उम्र से आज 40-30 साल तक ये काम चल रहा है। इसमें पहले तो करप्शन की लड़ाई शुरू की, बाद में समझ में आया मंत्री घर पे घर जाकर प्रश्न ठोकेगा, अरे दूसरे तो खड़े हैं तो चेयर में बैठने के लिए, तो मंत्री घर जाकर क्या होगा? फिर काम का गुरु बन गया, सिखाते गया और फिर उसने सिखाया मंत्री अधिकारी घर जाकर नहीं होगा, सिस्टम को बदलना होगा, व्यवस्था को बदलना होगा। सिस्टम बदलने का काम हाथ में लिया 1990 और सरकार के पीछे पड़ा, राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून बनाओ, वो उनका हक है। 26 जनवरी 1950 जिस दिन इस देश में प्रजासत्ताक दिन मनाया उस दिन प्रजा इस देश के मालिक होगी। प्रजा मालिक है, हमें पता ही नहीं चला कि हम मालिक है करके, पता ही नहीं चला। मैं देखता हूँ कभी कभी हमारे गांव में, हमारे महाराष्ट्र में मैं ढूंढता हूँ, एक एमएलए साहब गांव में आते हैं तो 20-25 लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं, साहब आ गए, साहब आ गए, साहब आ गए, साहब। अरे 150 साल उस साहब ने गड़बड़ी की और आज इस साहब में गड़बड़ी कर रहे हैं, फिर भी उनके पीछे घूम रहे हैं। इसीलिए व्यवस्था परिवर्तन के पीछे पड़े। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जनता जब मालिक है, सरकारी तिजोरी उनकी है और हम लोग एमएलए एमपी को भेजा है हमारे सेवक को, सेवक वो सेवक है। राष्ट्रपति ने जो IAS, IPS, IFS सनदी ऑफिसरों का चयन किया वो गवर्नमेंट सर्वेंट, जनता के सेवक, पूरे ऑफिसर जनता के सेवक। हम जिनको भेजा वो भी जनता के सेवक, मालिक जनता। इसलिए मैं सरकार को पीछे पड़ा, अरे मालिक है, तिजोरी उनकी है, मेरे तिजोरी का पैसा आप कहाँ खर्चा कर रहे हैं, कैसे खर्चा कर रहे हैं, मुझे जानकारी दो। उनका हक है वो। 10 साल लग रहा, 10 साल। आखिर मुंबई के आजाद मैदान में बैठ गया, करेंगे मरेंगे। जनता का हक उनको मिलना चाहिए। आजाद मैदान में बैठ गया, 12 दिन का अनशन हो गया और 12 दिन के बाद राष्ट्रपति ने राइट इन्फॉर्मेशन कानून पर साइन किया और ये कानून लागू हो गया महाराष्ट्र में 2002 में लागू हो गया और उसका अनुकरण भारत सरकार ने किया और 2005 में भारत सरकार ने ये कानून पूरे देश के लिए लागू किया। आज हम देखते हैं कितना फर्क आ गया सिस्टम बदलने से। राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून आ गया, 2G स्पेस घोटाला बाहर आ गया, खेल घोटाला बाहर आ गया, कोयला घोटाला बाहर आ गया, करोड़ों रुपए के घोटाले बाहर आ गए, करोड़ों रुपए के। हमारे मुंबई में आदर्श सोसाइटी घोटाला, अंदर जेल में सेक्रेटरी लेवल पर अभी मंत्री भी जा ही नहीं। मैं क्यों कहने जा रहा हूँ, एक राइट इन्फॉर्मेशन आ गया, काफी हद तक करप्शन को ब्रेक लग गया। करप्शन खत्म नहीं हुआ लेकिन ब्रेक लग गया। उसके बाद अभी पीछे पड़े हैं जन लोकपाल, सिस्टम बदलना। इसमें भ्रष्टाचार किया, उसमें भ्रष्टाचार किया, इसकी जानकारी करो, इसकी इंक्वायरी करो। ये भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पर्याय नहीं। हमारे पास लाखों प्रपोजल आ गए, लाखों। आप आएंगे
तो बड़े बड़े दो कमरे तकरार से जो आए लोगों की, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारा 33 डिस्ट्रिक्ट 252 ब्लॉक में हमारा संगठन है भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन। तो सरकार का नाक दबाने से मुक्त हो जाता है। वो काम हमें करना है, वो काम करना है। इसलिए राइट इंफॉर्मेशन का कानून बना, उसके बाद ग्राम सभा का कानून बना। ग्राम सभा अभी हम लड़ रहे भारत सरकार से, ग्राम सभा का कानून बनाओ। अभी प्राइम मिनिस्टर का मुझे 2 लेटर आ गया कि हम बनाने के लिए तैयार है, विरोधी पक्ष के साथ हमारी बातचीत चल रही है। डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, भ्रष्टाचार को रोकना है ना। जब तक सत्ता केंद्रित है मंत्रालय में, तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जनता मालिक है, उनके हाथ में पावर आना चाहिए। तो इसलिए अभी हम लोग कानून बनाए, हर गांव में ग्राम विकास का जो भी पैसा आता है, ग्राम पंचायत में खर्चा करने से पहले ग्राम सभा का परमिशन लेकर खर्चा करना। ग्राम सभा ये विलेज संसद है, जो दिल्ली में संसद है, राज्य में संसद है, ऐसे विलेज में है विलेज संसद, ग्राम सभा। ये दोनों संसद में, ये संसद वही है, हमें पता ही नहीं चला, 65 साल हो गए आजादी को। दिल्ली के संसद और राज्य के संसद से ग्राम संसद सबसे ऊंची है। क्यों? उसके लिए इलेक्शन नहीं है, ग्राम संसद को इलेक्शन नहीं, संविधान बनाकर रखा। क्या कहा? 18 साल की उम्र हो गई, वोटिंग करने का अधिकार आ गया, ग्राम सभा का मेंबर बन गया, ऑटोमेटिक बन गया। एक बार मेंबर हो गया, मरने तक मेंबर है। ऐसे ये ग्राम सभा है, स्वयं सार्वभौम। ये ग्राम सभा ने एमएलए एमपी को भेजा, इसके कारण बने हैं विधानसभा और लोकसभा। तो विधानसभा और लोकसभा के जननी कौन है? ग्राम सभा। यह हमें पता ही नहीं चला पाकिस्तान में। ग्राम सभा का स्थान बहुत ऊंचा है, इसलिए हम सरकार के पीछे पड़े हैं। तो ग्राम सभा का कानून बनाओ। किसान की कोई भी जमीन लेना है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कोई भी गांव की जमीन लेना है तो अपने मर्जी से नहीं लेंगे। आज देख रहे हैं विदेशी कंपनी को यहाँ बुला रहे और किसानों की जमीन ले रहे जबरदस्ती से। किसान नहीं दे रहा, डंडे चला रहे, दंड से काम नहीं हुआ, गोली चला रहे। ये क्या गणतंत्र है? अंग्रेज के हुकुमशाही और इसमें क्या करते हैं? इसीलिए कि जो विदेशी कंपनियों को यहाँ बुलाते हैं और किसानों की जमीन जबरदस्ती से लेते हैं, उन पर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, ये ग्राम सभा का कानून में ये बातें आएगी। कोई भी गांव की जमीन लोकसभा या विधानसभा को लेना है तो जब तक ग्राम सभा का परमिशन नहीं है तब तक नहीं ले सकते। कानून बनाओ। ये है जनतंत्र, ये है लोकतंत्र, ये है लोकशाही। मालिक है ना, उनको बिना कुछ आप जबरदस्ती से चलने देते हैं। ये काम करना है, सिस्टम को बदलना, व्यवस्था को बदलना। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक करप्शन को ब्रेक नहीं लगेगा। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग अभी देश में घूम रहे हैं। ये व्यवस्था परिवर्तन करना है तो जैसे हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, अभी 2 साल से हम लड़ रहे हैं जन लोकपाल के लिए। रामलीला मैदान में प्राइम मिनिस्टर ने मुझे लिख कर भी दिया, लोकपाल के कुछ मुद्दे संसद में भी आ गए, सर्वसम्मति के पास भी हो रहे। सर्वसम्मति से संसद में रेजोल्यूशन पास हुआ कि हम हर राज्य में लोक आयुक्त लाएंगे। प्राइम मिनिस्टर के सही है संसद प्रधान कि हम हर राज्य में लोक आयुक्त भी लाएंगे। और आज जो क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफिसर है, उन पर जो सरकार का नियंत्रण है, हम कहते थे उनको निकालो, जन लोकपाल के दायरे में लाओ। 1857 से लेकर 1947 लाखों लोगों ने कुर्बानी की देश के लिए। एक लड़ाई वो लड़े, गया अंग्रेज इस देश से, अंग्रेज इस देश से गया, लेकिन क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया?
गुंडागर्दी खत्म हो गई, लूट खत्म हो गई, दहशतवाद खत्म हो गया। क्या हुआ देश में? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए। 150 साल में अंग्रेजों ने जितना नहीं लूटा होगा उतने हमारे लोग इस देश को लूट रहे हैं। 150 साल में नहीं लूटा होगा जितना हमारे लोग लूट रहे हैं। इसलिए अपने देश का स्वाभिमान रखते हुए इसको हमें बदलना है। ये सोच जिनके जीवन में उन्होंने अभी संगठित होगा, सब हम मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे आज़ादी की दूसरी लड़ाई। धन्यवाद। जय हिंद।